स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स कोर चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज के साथ, जिसमें आज हम फर्स्ट चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स को कवर करने वाले हैं इन 20 मिनट्स। सो दिस इज अ काइंड ऑफ रॉकेट रिवीजन सीरीज, जिसमें आप हर एक चैप्टर को देखेंगे 20 मिनट में कवर होता हुआ इसी चैनल पर। सो मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ दिस चैनल, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन। जो बच्चे क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नीट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, CUET एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्लीज मेक श्योर दैट आप इस 20 मिनट के सेशन को पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप अपने चैप्टर को कंप्लीटली रिवाइज करना चाहते हैं विद ऑल द इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, फॉर्मूलाज एज वेल एज कॉन्सेप्ट्स, सो मेक श्योर दैट यू आर हियर टिल द एंड। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, एंड नोटिफिकेशन तभी जाएगा जब बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और ये वाली प्लेलिस्ट को जरूर से सेव करके रख लें, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, अगर आप इसको रिवीजन पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और ये माइंड मैप्स की फॉर्म में आपको ये बहुत सुंदर नोट्स भी मिल सकते हैं। कहां पर? मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो प्लीज मेक श्योर दैट कि आप इन नोट्स को डाउनलोड करके रखें और इस वीडियो को साथ में सुनते रहें नोट्स ओपन करके, तो थॉरली आपका ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। सो अगर हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में, सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर का आता है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। जब हम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में समझते हैं, तो लेट मी टेल यू दैट चार्ज वाज अ स्केलर क्वांटिटी, इट वाजंट अ वेक्टर क्वांटिटी। ये डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं था, ये एक स्केलर क्वांटिटी था जिसका SI यूनिट कूलम होता था। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, तो चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, यानी कि इसको नॉर्मली हम ऐड कर सकते हैं, हमें डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, एंगल बिटवीन द टू चार्जेस देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। चार्ज कंजर्वेटिव होता है, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये सिर्फ एक फॉर्म ऑफ बॉडी से दूसरे फॉर्म ऑफ बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। और जब भी ट्रांसफर होता है चार्जेस का, तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। जब किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, और जब भी किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। यानी कि किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज हम कैसे समझते थे? दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन्ड बाय दैट बॉडी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो एक बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी एसोसिएटेड थी चार्जेस के साथ, दैट इज क्वांटाइजेशन। यानी कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज रहता है, दैट इज बेसिकली एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। जैसे कि मैंने आपको बोला कि किसी भी बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में हम समझेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन के ही आदान प्रदान से ये डिसाइड होता है कि किस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है। लेट सपोज अगर मैं मान के चल रही हूं किसी भी बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज है Q, तो दैट कैन बी रिटन एज प्लस माइनस ऑफ n टाइम्स ऑफ E, वेयर n इज एन इंटीजर नंबर जिसकी वैल्यू 1.5, 2.5, 3.5 एंड सो ऑन नहीं हो सकती है, बिकॉज ईदर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 2 होगा, 3 होगा, या फिर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 निकलेगा या 3 निकलेगा। कभी भी 1.5, 2.5, 3, 1.5, 3.5, 4.5 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स एमिट या फिर एंटर नहीं कर सकते किसी भी बॉडी में। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू, और इसी को हम बोलते थे क्वांटाइजेशन। अब बेटा इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो रहता है दैट इज अ फंडामेंटल चार्ज, यानी कि इससे छोटा चार्ज अभी तक तो नहीं मिला है, एंड इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 ऑफ कूलम। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कूलम्स लॉ की, सो कूलम्स लॉ इज बेसिकली टेलिंग यू कि अगर, जैसे कि हमने समझा दैट अगर दो लाइक चार्जेस हैं, लेट सपोज दो पॉजिटिव चार्जेस हैं या दो नेगेटिव चार्जेस हैं, तो बेटा जी वो क्या करते थे? रिपेल करते थे। और अनलाइक चार्जेस, योर दीदी जीजू वाला केस, ये क्या करते थे? अट्रैक्ट करते थे। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते थे? अट्रैक्ट करते थे। तो बेटा अगर हम कूलम्स लॉ की बात करें, कूलम्स लॉ बेसिकली हमें बताता है कि अगर अट्रैक्शन हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, तो वो कितने अमाउंट का हो रहा है, यानी कि व्हाट इज बेसिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स जो दो चार्जेस के बीच में लग रहा है। तो जो कूलम फोर्स होता है बेटा, दिस इज एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस, और इसका एक बहुत ही मेजर कंडीशन रहता है कि ये हमेशा पॉइंट चार्जेस पर एप्लीकेबल रहता है। पॉइंट चार्जेस कौन से होते हैं मैम? जिनका साइज या डायमेंशन छोटा है एज कंपैरेटिव टू द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट जहां से हम उनको देख रहे हैं। सो दैट इज बेसिकली अ पॉइंट चार्ज। तो बेटा जी आपके पास कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली फॉर्मूला आता था F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर, यानी कि जो फोर्स रहता था वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई
डायरेक्टली डिपेंड करता था मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू चार्जेस के मैग्नीट्यूड के, एंड इट वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि दो चार्जेस के बीच में जितना डिस्टेंस होता था अगर हम उसको स्क्वायर करते थे तो जो फोर्स था वो उसके इनवर्सली डिपेंडेंट रहता था। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जो k है ना, दिस इज बेसिकली एन इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, बट एक्चुअली में ये कांस्टेंट नहीं है। जैसे कि अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स में बेटा हम एक g का फैक्टर पढ़ते हैं, दैट इज अ कांस्टेंट, वो मीडियम डिपेंडेंट नहीं रहता। बट ये जो k पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, दिस इज बेसिकली नॉट अ कांस्टेंट, ये मीडियम डिपेंडेंट रहता है। k फर्दर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है अगर हम चार्जेस को लेकर चल रहे हैं वैक्यूम में। एप्सिलॉन नॉट होता था एब्सोल्यूट परमिटिविटी, जिसकी वैल्यू होती थी 8.85 इंटू 10 रेज टू द पावर -12। और अगर हम k की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की बात करें, सो इन वैक्यूम इसकी वैल्यू रहती थी 9 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 9। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया है। उसके बाद बेटा जी अगर इसी को आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। आपको पता है जो डायरेक्शन बताता है वेक्टर, वो कौन सा होता है? यूनिट वेक्टर होता है। सो आप आसानी से फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। बट पर्सनली मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, वेक्टर फॉर्म बिल्कुल भी यूज का नहीं है, बिकॉज डायरेक्शन निकालने के लिए आप बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखिए, दैट लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं। और बेटा जी यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट होता है, दिस इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ये वो वैल्यू होती है जो वैक्यूम में होती है। अगर हम मीडियम को चेंज कर देते हैं, यानी कि हमने चार्जेस को किसी और मीडियम में रख दिया, तो k की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन, दैट विल बी परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, ये पाया गया कि जितनी छूट, जितनी इंडिपेंडेंस चार्जेस को इंटरैक्ट करने की, व्हेन आई यूज द वर्ड इंटरैक्ट, इंटरैक्ट मींस अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्शन, दोनों चीजें आती हैं बेटा इंटरैक्ट वर्ड में। तो जितनी छूट इंटरैक्ट करने की चार्जेस को वैक्यूम में दी गई है, उतनी किसी और मीडियम में नहीं दी गई। दैट मींस कि जो फोर्स लगता है बिटवीन द टू चार्जेस, दैट इज मैक्सिमम फॉर द केस ऑफ व्हाट? वैक्यूम। और अगर हम किसी और मीडियम की बात करें तो वहां पर फोर्स एज कंपैरेटिव टू द केस ऑफ वैक्यूम क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है बाय द वैल्यू ऑफ k, दैट इज बेसिकली व्हाट बेटा? आप उस k को लेते हैं रेशियो ऑफ व्हाट बेटा जी? परमिटिविटीज। सो यानी कि उसको आप रिलेटिव परमिटिविटी या आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो किसी भी और मीडियम में अगर आप चार्जेस को प्लेस कर रहे हो, तो जो आपका नॉर्मल फोर्स है जो वैक्यूम में लग रहा है, वो k गुना से क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की जब हम बात करें बेटा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बताता है कि अगर कोई दो चार्जेस के बीच में इंटरैक्शन हो रही है, उस टाइम पर पिक्चर में थर्ड चार्ज नहीं था, और अब थर्ड चार्ज भी अगर आ जाता है, तो ओवरऑल अगर आप नेट फोर्स की बात करें किसी भी पहले चार्ज पे, वो चेंज होगा, डेफिनेटली चेंज होगा, बट द इम्पैक्ट ऑफ द प्रीवियस चार्ज वोंट बी चेंजिंग। यानी कि अगर हमारे पास पिक्चर में पहले सिर्फ और सिर्फ Q2 था, तो Q2 Q1 के ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा था, लेट्स से फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज F12 लग रहा था। अब अगर थर्ड चार्ज पिक्चर में आता है, तो ओवरऑल नेट फोर्स लगने वाला फर्स्ट पे चेंज हो जाता है। सो यानी कि हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में कहते हैं दैट हम किसी भी चार्ज के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कैसे फाइंड करते हैं? इट इज बेसिकली द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग इंडिविजुअली ऑन दैट चार्ज। वेक्टर सम में डायरेक्शन भी इंक्लूडेड होती है, तो वेक्टर शब्द लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक बोर्ड एस्पिरेंट हैं। और अगर आप एक CUET या नीट एस्पिरेंट हैं, तो बेटा जी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आपको इस वेक्टर शब्द के साथ फंसा सकते हैं, तो प्लीज स्टेटमेंट को अच्छे से रीड कीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, ड्यू टू द न्यू चार्ज देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द फोर्स ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस। पहले वाले के कारण जितना भी फोर्स है वो इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम समझते हैं कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसी भी चार्ज के आसपास वाली वो जगह जिसमें कोई और चार्ज आ जाए, तो वो इंटरैक्शन फेस करता है with respect to the source charge, so that जगह is basically known as what? That जगह is basically known as the electric field। उस जगह को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और उस जगह में स्पेसिफिकली अगर आप किसी पॉइंट पे निकालना चाहते हैं कि किसी सोर्स चार्ज का कितना दबदबा है,
कितना इंटरैक्शन होगा उस पॉइंट पे, तो हम एक टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है बेसिकली कितना फोर्स लग रहा है बिटवीन द सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज, उसको डिवाइड कर देते हैं बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इंडिपेंडेंट आती है किसके बेटा जी, मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज के। और फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम रहती है अगर Q यानी कि टेस्ट चार्ज जो है वो हमारा पॉजिटिव है। अगर टेस्ट चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम नहीं आती है, ऑपोजिट आती है। ये रिश्ता समझिएगा, F इज इक्वल्स टू Q टाइम्स ऑफ E। अगर फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है दैट मीन्स हमने चार्ज कैसा लिया होगा, पॉजिटिव लिया होगा। अगर फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल आ रहे हैं तो चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब एक और बात याद रखिएगा, यहाँ पे ये कंपल्शन नहीं है कि टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव लेना है, बट फॉर द सिंप्लिसिटी हम टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। और साथ ही साथ बेटा जी याद रखिएगा हम टेस्ट चार्ज को हमेशा स्मॉल कंसिडर करते हैं, बिकॉज अगर हमने टेस्ट चार्ज को बड़ा कंसिडर कर लिया तो उसका एक खुद का फील्ड जनरेट होगा और वो सोर्स चार्ज को अपनी जगह से हिला डालेगा। सो दिस इज बेसिकली द थिंग जो आपको याद रखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। उसके बाद बेटा जी अगर हम पॉइंट चार्ज के लिए बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आती है, यानी कि आप जब सोर्स चार्ज से दूर जाते जाएंगे, यानी कि जब आप सोर्स चार्ज से दूर जाते जाएंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ड्रॉप होती जाएगी एक्सपोनेंशियली। ठीक है, ये क्या होती जाएगी बेटा जी, ड्रॉप होती जाएगी, इट विल गो ऑन डिक्रीजिंग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। देखो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसके बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। अब बहुत डिटेल्ड में मैंने आपको ये चैप्टर कंप्लीट कराया, आप जरूर से जाके उसको प्लेलिस्ट में देखिएगा। देयर आर डिफरेंट केसेस जो इसमें कवर किए हैं मैंने, बट अगर मैं बेटा बात करूं कि हम पिक्टोरियल फॉर्म में इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो फैराडे जी ने हमारी इसमें हेल्प करी थी। फैराडे जी ने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का कॉन्सेप्ट समझो। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती हैं, ये एक तरह का कर्व होता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्वी भी हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है। उसके हर एक पॉइंट पर अगर आप डिफरेंट पॉइंट पर डायरेक्शन निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तो आप उस रिस्पेक्टिव पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। बेटा कोई भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। रीजन ये होता है इंटरसेक्शन पॉइंट पर बेटा व्हाट हैपेंस इज कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस आ जाती हैं, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, हेंस टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट। उसके बाद आपको याद होना चाहिए दैट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाती है अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। आई रिपीट, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाती हैं। दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, बट इंड्यूस्ड फील्ड के लिए ये क्लोज लूप बनाती हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल्ड में आपको ये वाले पार्ट में कवर कराया था जहां पर मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझाया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा जी, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, मैग्नीट्यूड में ये दोनों चार्जेस सेम होने चाहिए। बेटा जी अगर हम इस लाइन को ज्वाइन करें जहां से दो चार्जेस ज्वाइन हो रहे हैं, इसी लाइन को आगे एक्सटेंड करके इसके ऊपर कोई पॉइंट लेते हैं, दिस इज बेसिकली एन एक्सियल पॉइंट। सेंटर ऑफ द डाइपोल से परपेंडिकुलर अगर हम कोई पॉइंट कंसिडर करें, दिस इज बेसिकली द इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है बेटा, अब इसके साथ एक टर्म एसोसिएटेड होता है दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या रहता है, दैट इज बेसिकली किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, बिकॉज मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। अब जो डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस है या फिर आप बोल लीजिए जो लेंथ ऑफ द डाइपोल है, दैट इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन रहती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो सिमिलरली हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की भी डायरेक्शन क्या रहती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इसके एसआई यूनिट की बात करें तो कूलम मीटर रहता है। एंड यहां पर ये हम इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टडी करते हैं अंडर द कंडीशन ऑफ शॉर्ट डाइपोल, जिसमें द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जहां पे हम फील्ड फाइंड करना चाहते हैं वो बहुत बड़ा हो एज कंपेरेटिव टू दिस ए डिस्टेंस, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ एनी चार्ज विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप डाइपोल के विद रिस्पेक्ट टू किसी पॉइंट के डिस्टेंस को देखना चाहते हैं तो उस केस में आप हमेशा सेंटर ऑफ द डाइपोल से अपनी कहानी को शुरू करेंगे। उसके बाद बेटा जी इसमें ना
हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर फील्ड फाइंड करना सीखते हैं। एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, इसकी डिटेल डेरिवेशंस मैंने आपको कवर करवा रखी हैं, वो आप हमारे फुल डिटेल सेशन वाले है ना वीडियो को ओपन करके देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में पूरे 7 के 7 पार्ट्स बेटा जी इस चैप्टर के मिल जाएंगे, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में ये वाला सब चीजें कवर करा रखी हैं। ठीक है, अब बेटा जी अगर आप रिवाइज कर रहे हैं फॉर्मूला के बेसिस में, तो आपको याद होना चाहिए दैट एक्सियल और इक्वेटोरियल के लिए जनरल फॉर्मूलाज ये निकल के आए थे। एक्सियल के केस में 2kr डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर होल का स्क्वायर, और इक्वेटोरियल के केस में kp डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रेज टू द पावर ऑफ 3/2। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग दैट इस पर्टिकुलर केस में आपके पास अगर आप यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो ए स्क्वायर एलिमिनेट हो जाता था, आर से आर कट जाता था बेटा जी, आपके पास नीचे आ जाता था। यहाँ पे थोड़ू सा छोटू सा करेक्शन कर लीजिएगा बेटा, यहाँ पे एक पी टर्म इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की टर्म भी साथ में एसोसिएटेड रहती है। तो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी आप यहाँ पर शॉर्ट डायपोल की कंडीशन लगाते हैं दैट इज आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो बेटा जी नीचे आपका ए स्क्वायर क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है, तो आप उसको हटा देते हैं। ठीक है, आप उसको एलिमिनेट कर देते हैं। नेक्स्ट फर्दर अगर हम बात करें बेटा जी, इक्वेटोरियल के केस में वैल्यू आती है -kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब फॉर द केस ऑफ शॉर्ट डायपोल। याद रखना है एक्सियल के केस में जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन रहती है वही सेम डायरेक्शन रहती है एट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि है एक्सियल पोजीशन। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में रहते हैं, इसलिए आगे पॉजिटिव का साइन है। बट इक्वेटोरियल के केस में बेटा जी नेगेटिव का साइन आप देख पा रहे हो, दैट मीन्स आपके पास जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट इक्वेटोरियल पॉइंट दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग कि ये सेम डायरेक्शन में नहीं होते हो, और एक्सियल के विद रिस्पेक्ट टू ये वैल्यू भी आधी होती है। ठीक है, ये वैल्यू भी क्या होती है बेटा जी, आधी होती है। चलिए आगे चलते हैं, अब बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, दैट इज योर इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक डायपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ देते हैं, तो एक बात याद रखिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो डायपोल्स के हैं उनके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तब आप बोलेंगे कि नेट फोर्स जीरो है, बट जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द टू फोर्सेस रहता था वो सेम नहीं रहता था, इसलिए डायपोल घूमने लगता था, रोटेट करने लगता था, टॉर्क आता था। रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज रेफर टू एज टॉर्क। अब टॉर्क की अगर डायरेक्शन देखेंगे डायग्राम से तो क्लॉकवाइज आ रही है, और फर्दर बेटा जी आप अगर दोनों चार्जेस के विद रिस्पेक्ट टू टॉर्क निकालेंगे, रोटेटिंग इफेक्ट निकालेंगे, तो आपके पास टॉर्क की वैल्यू कितनी निकल के आती थी, पी क्रॉस ऑफ ई निकल के आती थी। आपके पास टॉर्क की वैल्यू कितनी निकल के आती थी, पी क्रॉस ऑफ ई निकल के आती थी। अब आपको एक चीज याद रखनी है, सो फॉर द केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम बेटा थीटा की वैल्यू 0 आती थी। थीटा वाज द एंगल बिटवीन द डायपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर आप अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री आती थी। अगेन थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एक साजिश रचता था इलेक्ट्रिक डायपोल को खुद की डायरेक्शन में अलाइन करने की। जब वो उसको अपनी डायरेक्शन में अलाइन कर लेता था, दैट कंडीशन इज बेसिकली रेफर टू अ स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें टॉर्क, बेटा पीई साइन ऑफ थीटा आएगा। मैं फिर से बोल रही हूं, अगर आप इसको मैक्सिमम करना चाहते हैं, आप पी और ई को कंट्रोल नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, चार्ज एक बार ले लिया, द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस फिक्स कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है फिक्स कर ली, ये सब चीजें चेंज नहीं हो सकती। बट जो एंगल है, साइन ऑफ थीटा है, जो ओरिएंटेशन है डायपोल मोमेंट की विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको आप जरूर चेंज कर सकते हैं। तो टॉर्क को मैक्सिमम करने के लिए बेटा जी कौन सी ओरिएंटेशन रखनी पड़ती है, विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डायपोल मोमेंट 90 डिग्री पर अलाइन होना चाहिए। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड एरिया वेक्टर की बात करें तो एरिया वेक्टर हमेशा बेटा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। अगर ओपन सरफेस है तो दो केसेस पॉसिबल है, दो परपेंडिकुलर्स पॉसिबल है। अगर क्लोज्ड सरफेस है तो आउटवर्ड नॉर्मल कंसिडर करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो बेटा ये जनरल फॉर्मूला याद रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ऑफ डी एस, बिकॉज अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है तो इसको इंटीग्रेशन में से बाहर निकाल देंगे, तो जनरल फॉर्मूला याद करना इज मोर कन्वीनियंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें एसआई यूनिट क्या होते हैं बेटा जी फ्लक्स के, न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर का स्क्वायर होते हैं। अब ये जो थीटा लेते हैं ना, दिस इज एंगल बिटवीन व्हाट, थीटा यहाँ पे जो एंगल आ रहा है फाई को जब आप सॉल्व करोगे ई ए कॉस ऑफ थीटा लिखोगे, तो बेटा जी थीटा यहाँ पे एंगल रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का। इसमें गलती मत कीजिएगा बिकॉज एरिया वेक्टर
एरिया के परपेंडिकुलर होता है। एंड काफी बार क्वेश्चंस में आपको जो एंगल दिया रहता है दैट इज बिटवीन द एरिया एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अकॉर्डिंगली आप उसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपके पास ना तीन तरीके की चार्ज डेंसिटीज होती हैं बेटा, अदर देन सिंपल पॉइंट चार्ज या डिस्क्रीट चार्ज। अगर हम कॉन्टिन्यूस चार्ज डेंसिटीज पढ़ें तो तीन तरीके की होती हैं, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। लीनियर डेंसिटी का बेटा फॉर्मूला रहता है लैम्डा इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, सरफेस का सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय ए एंड वॉल्यूम का Q डिवाइडेड बाय V। फिर अगर अपन पढ़ते हैं गॉस लॉ की एप्लीकेशंस, तो गॉस लॉ की तीन एप्लीकेशंस आपकी एनसीईआरटी में दी गई हैं, जिसमें पहले लॉन्ग वायर लीनियर चार्ज डेंसिटी की आपके पास एप्लीकेशन है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r निकल के आती है। यानी कि आप इस लीनियर चार्ज डेंसिटी से जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रिड्यूस होती जाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। उसके बाद अगर हम प्लेन चार्ज शीट की बात करें, इसमें दो केसेस आते हैं, नॉन कंडक्टिंग एंड कंडक्टिंग वाला। नॉन कंडक्टिंग के केस में सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट वैल्यू निकल के आती थी, और कंडक्टिंग के केस में सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट निकल के आती थी। जब हम स्फेरिकल शेल की बात करते हैं, कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल की बात करते हैं, तो आपके पास जो चार्जेस रहते हैं बेटा जी वो सरफेस पर रहते हैं, और उस पर्टिकुलर केस में बाहर किसी पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे तो के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आता था, और अगर सरफेस पर फाइंड करते थे बेटा स्मॉल आर को कैपिटल आर से रिप्लेस कर देते हैं, और इनसाइड किसी पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते थे तो आंसर 0 आता था, बिकॉज जब आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते थे तो वो कोई भी चार्ज को इनक्लोज नहीं करता था। अगर यहीं पर सॉलिड स्फीयर वाला केस आप पढ़ना चाहते हो तो आप इस चैप्टर के लास्ट पार्ट को, लास्ट के 10 से 15 मिनट का सेशन आप देख सकते हो, जरूर से देखिए। उसमें डिटेल में मैंने बताया कि कैसे सॉलिड स्फीयर के केस में जब चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इनसाइड पॉइंट पर आर पर डायरेक्टली डिपेंड करती है। तो वो सब चीजें मैंने आपको डिटेल में करा रखी हैं। तो इसके थ्रू हमने पूरा चैप्टर बेटा जी रिवाइज कर लिया है, और मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स भी। पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड रेडियली इनवर्ड रहती है। अगर डाइपोल है तो पॉजिटिव से स्टार्ट नेगेटिव पे टर्मिनेट। बेटा जितना हमारे पास जो सेंट्रल लाइन है, जैसा स्ट्रक्चर ऊपर बनेगा फील्ड लाइंस का वैसे ही स्ट्रक्चर नीचे बनेगा, सेम फील्ड लाइन स्ट्रक्चर बनता है बेटा, सिमेट्री रहती है। यूनिफॉर्म के केस में एबीसी हर एक पॉइंट पर फील्ड क्या रहती है, बराबर रहती है। नॉन यूनिफॉर्म के केस में बेटा जी फील्ड बराबर नहीं रहती है। अगर कोई दो चार्जेस हैं प्लस ऑफ 5 कूलम और प्लस ऑफ 2 कूलम, बेटा अगर किसी भी चार्ज से ज्यादा फील्ड लाइंस एमिट हो रही हैं दैट मींस उस चार्ज का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर हम आगे बात करें बेटा जी, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस में रिपल्शन होती है, ये इफेक्ट वही शो करता है। ऑलवेज रिमेंबर पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन और थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन एंड सो ऑन, बेटा डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाता है, बिकॉज जैसे ही हम पॉजिटिव चार्ज से दूर जाते जाते हैं आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इनसाइड 0 रहती है, सरफेस पर मैक्सिमम, बाहर आते आते इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर के केस में अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रहती है, यानी कि सेंटर से लेकर सरफेस तक वो मैक्सिमम हो रही है, सरफेस पर मैक्सिमम वैल्यू, बाहर आते आते इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होती है। इनफाइनाइट चार्ज शीट के केस में बेटा आर से इंडिपेंडेंट रहता है, यानी कि इनफाइनाइट चार्ज शीट से आप जितने मर्जी डिस्टेंस दूर चले जाए इलेक्ट्रिक फील्ड आर इंडिपेंडेंट रहेगा। आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन कर्व आपको मिलता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, जैसे जैसे आप इससे दूर जाते जा रहे हैं आर बढ़ते जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड गोज ऑन डिक्रीजिंग। पॉइंट चार्ज के लिए बेटा जी बहुत सिंपल सा डायग्राम, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो आपको कुछ इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलता है। अब इसी तरीके से डिटेल में पढ़कर उसके बाद शॉर्ट क्रक्स रिवीजन करने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ जाएं। इसका पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक है उसको ज्वाइन करने पर मिल जाएगा। ऐसे ही जुड़े रहें, मस्त पढ़ते रहें, और नेक्स्ट लाइव क्लास जो भी शेड्यूल्ड है इस चैनल पर उस पर जाइए, अपनी मोहर लगाइए, यानी कि अपनी प्रेजेंट मार्क कीजिए बेटा जी, और नोटिफिकेशन आइकन को जरूर से ऑन करें। ऐसे ही पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे और तैयारी करते रहे। विश यू गुड लक।